को नहीं पढ़नी है, ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़नी है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, 20 में से मैं बता दूंगा। आप देखो राजस्थान किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी आपके कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी। मैं तो इसको एक मिशन के रूप में लेकर चला था कि नौकरी लगाऊंगा इन बच्चों की 50,000 की। लाल रेतीली मिट्टी कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर या सिरोही, इस ऑप्शन के अंदर रेतीली मिट्टी भी है। मेवाड़ में चले जाते हैं, वो गाना है ना, जब देखूं मैं लाल पीली अखियां, तो लाल मिट्टी केवल चले जाते हैं तो मेवाड़ में चले जाते हैं। ठीक बात, हाँ। लेकिन रेतीली है तो रेगिस्तान का जिला। अब राजस्थान के किस जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी का मतलब हो गया जलोढ़, या कच्छारी का मतलब है जलोढ़ जहां नदियां बहती है, जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। अब नदियां कहां पर बहेगी? जो आपका पूरी राजस्थान का इलाका है, तो कच्छारी मिट्टी वाला इसके लिए भरतपुर धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो सही है। ठीक है, भरतपुर धौलपुर वाला। अच्छा जी। आगे आ जाओ। कच्छारी अच्छा। मिट्टी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। उदयपुर और कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उदयपुर और कोटा के अंदर, उदयपुर और कोटा के अंदर यहाँ पर मिट्टियों के अलग अलग प्रकार है ना, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार दिए गए। कई बार वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर एंटी वर्टी वो पूछ ले, और एक सामान्य सा वर्गीकरण है ये पूछ ले। ये तो ये कमेंट इतने क्लास का तो मुझे अच्छा लगा। इलाके हैं तो नदियां इनसे कम जमा करती है, तो ये पर्वतीय मिट्टी होगी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 204 में देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों के अंदर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, और पूरी राजस्थान की तरफ थोड़ा सिरोही, भीलवाड़ा वगैरह हो गया, और जैसे सवाई माधोपुर वगैरह। तो ये आपकी लाल पीली मिट्टी की बात हो रही है। सब भीलवाड़ा हो गया, सिरोही हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था? अब उस समय 12 का था, बाकी वन रिपोर्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी मैंने, वन रिपोर्ट वापस से डाल दूंगा। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे कम है कहाँ पे, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। मेवाड़ अंचल के अंदर ज्यादा है, कम में चूरू वगैरह का नाता है। अभी प्रश्न पूछा गया था चूरू वाला, है ना, तो सबसे कम वन कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ देखिए वन रिपोर्ट से 4-5 छोटे छोटे स्लाइड है ऐसी, टेलीग्राम में मिल गई आप सभी को, तो वन रिपोर्ट वहां से पढ़ लेना। अभी लेटेस्ट वाला नहीं, पहले पूछा गया था प्रश्न, याद रखिए 12 के अंदर। मिश्रित पतझड़ वन है, मिश्रित पतझड़ वन पूछ रहा है यहाँ पर दिए गए में। मिश्रित पतझड़ वन आपके उदयपुर क्षेत्र में और हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में, वो आपकी सिरोही क्षेत्र की बात कर लेना। राजस्थान की बात है तो माउंट आबू है, और सबसे ज्यादा अंचल के अंदर कंटिले वन है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। 207 देखो, राजस्थान के किन जिलों के अंदर आपका सागवान, सागवान प्रमुख रूप से मिलता है? सागवान है, धौक है, कत्था है। आगे आ जाओ, सही है पढ़ो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सागवान के वृक्ष आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? दक्षिणी राजस्थान लिखा हुआ था, है ना, कि रोइडा है वो आपका मारवाड़ का सागवान या टीक जिसे कहते हैं। सागवान का एक और नाम है, क्या नाम कहते हैं इसको? टीक। तो रोइडा को कहते हैं मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान आपके रोइडा को कहते हैं। बाकी दक्षिणी राजस्थान के अंदर सागवान है, और फसलों के अंदर मक्का वगैरह याद रखिएगा। अगला देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सालर के वन, और सालर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका बोसवेलिया सेराटा, बोसवेलिया सेराटा इसका नाम है। और याद रखिएगा, सालार के जो पेड़ है राजस्थान के अंदर आपके ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर, यानी पर्वतीय वनों की श्रेणी के अंदर आते हैं। सालार के वन है जो आपके पर्वतीय वनों के अंदर आते हैं, इसलिए अरावली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। आगे देखो, राजस्थान में पलास के वन कौन बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सालार वाला तो अरावली का हो गया। अब पूछ रहा है पलास के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? फेवरेट क्वेश्चन है अध्ययन बोर्ड का। अलवर वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया। तो यहां आपको याद रखना है कि पलास के पेड़ है आपके अलवर वाले क्षेत्र के अंदर, अजमेर वाले के अंदर, उदयपुर, राजसमंद। तो जो मिडिल वाला जो पार्ट है बीच वाला याद रखिएगा। अलवर जंगल की आग इसको कहते हैं, ब्यूटिया पलास के पेड़, पलास कितना है, खेजड़ी है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल की आग, है ना। किसी ने अगर बेईमानी करता हुई अपना लाइफ को बढ़ाने की कोशिश भी करे, तुम आ जाओ ना, हमसे ज्यादा से आ रहे हैं, पता चल जाएंगे। फोकस करते हैं। खेजड़ी वनस्पति की बात करें, कौन से प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है, सदाबहार नहीं है, पतझड़ नहीं है, पर्वतीय नहीं है, सीधी सी बात है, समझो, दिमाग लगाओ। 210 के अंदर ये हो गया। अगला देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो भारत के अंदर तो 1972 में लागू हुआ था, भारत में लागू होता है 1972 के अंदर, लेकिन राजस्थान में लागू होता है 1973 के अंदर। ये अंतर है थोड़ा सा, अगले साल राजस्थान में लागू होता है। और ये प्रश्न भी एग्जाम, सिरोही है, अलवर है, और सिरोही है, अलवर है, उदयपुर है, लेकिन कोटा है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो वहां पर हम बात करें, यहाँ सालार के वन नहीं पाए जाते, बाकी वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं। मैं अपना देख सकते हो, वो पेड़ जिससे कत्था निकाला जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है अध्ययन बोर्ड का, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको कर दोगे, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है आपके सालर और खैर को लेकर के। तो खैर है, याद रखो, खैर है वो आपके कत्था प्राप्त किया जाता है, खैर है वो आपके कत्थे से प्राप्त किया जाता है, कत्था जो प्राप्त किया जाता है वो खैर से प्राप्त किया जाता है। कौन सी नदी? वो अरब सागर नदी के अंदर की बात कर रहे हैं कि कौन सी नदियां इसमें गिरती है। बना से बाणगंगा है, माही है, तो जो माही है वो आपकी अरब सागर गुजरात की, और है ना, ये आप याद, माही है, लुणी है, साबरमती है, बिल्कुल पश्चिमी बनास है, बनास तो इधर हो जाएगा, साबरमती जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, जो अंदरूनी क्षेत्र में ही बहती है ना, अरब सागर ना बंगाल की खाड़ी। तो दिए गए में आंतरिक अपवाह से डाई नदी संबंधित नहीं है। कांतली है, काकने है, मेढा है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो आपकी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए में नदियों के उद्गम स्थान से संबंधित कथन है वो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़स निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से बनास निकलती है। तो इसमें जो असुमेलित ऑप्शन है वो आपका अंतिम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 216 के अंदर डी, बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, गोगुंदा से बेड़स सही है। और यहाँ बात करें नाग पहाड़, लूणी, अजमेर सही है। और इस लूणी नदी को क्या कहते हैं? आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। जना पहाड़ की पहाड़ी जो है वो आपका चंबल का उद्गम स्थान है। ये मध्य प्रदेश के ग्रुप में वो पीडीएफ आएगी जहाँ से आप इस लास्ट की 3-4 पीडीएफ बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात को मिल जाएगी। फिर कहते हैं एक प्रथम वायु को नुकसान होता है, अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं। मैं पेपर से पहले पेपर मिला देता हूँ, क्या नुकसान, बिजलाल वाला कोठारी हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो रेत में गायब होगी मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, रेत में गायब होगी आप आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, अंदरूनी प्रवाह की नदी होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 217 के अंदर काकनी है, काकने है, मेढा है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, ओके, आंतरिक प्रवाह की गायब हो जाती है। और लूणी वगैरह है ये आपने अपने सहायक नदियों के रूप में निभाती है बड़ी नदियों के साथ में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 218 है ये पूछ रहा है, देखो बनास एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बनास की सहायक नदियों के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, याद रखिएगा। बताओ बनास के दाएं किनारे से कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास के दाएं किनारे ये जो है आपके, बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी नदी की है? इसका उद्गम है कुंभलगढ़ किले के पास में अरावली की पहाड़ियों से है। ठीक है, ये नदी मेवाड़ के मैदान के बीच से गुजरती है। एक ये हो गया पॉइंट।
एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बेड़च इसकी सहायक नदी है, ये बनास के बारे में कहा जा रहा है, ये ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और बेड़च की बात करें इसके दाएं तट से मिलती है, ठीक है, दाएं तट से मतलब कैसे, यहाँ इस तरफ से। तो बेड़च है वो बेड़च कोठारी मोरेल, तो बेड़च है वो दाएं तट से होकर के मिलती है। सीधा सा प्रश्न है, अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा था सेकंड ग्रेड में भी मिलती है। बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? ये आपकी बनास की सहायक नदियां है। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी होती है? बनास नदी। बना जो बेड़च, बेड़च मिली बनास में, बनास गई आपके चंबल में, चंबल कहां गई आगे जाकर के यमुना जी में मिल गई। तो यमुना जी आपके जाकर के कहां मिल गई? गंगा जी में मिल गई। तो इस तरह से ये एक पानी जो है वो आपका कितनी नदियों से होते हुए अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों से बाद जाकर गंगा में मिल जाता है और खाड़ी में। नहीं, आपको इस बस में बैठना पड़ेगा। अपवाह क्षेत्र सवाल बताओ दिए गए में से राजस्थान जिसमें ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम कहेंगे ज्यादा है। माही नदी का जो किनारा है वो आपका कांठल कहलाता है। माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा यहाँ हो गया, खड़ी बीकानेर के अंदर हो गया। अब चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर के बहती है? चंबल है वो आपके मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। यूपी से होते हुए फिर बाद में यमुना जी और फिर गंगा जी में चली जाएगी। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा या वर्णासा कहते हैं? वन की आशा या वर्णासा कहते हैं वो आपकी बना सर्वाधिक भरतपुर जिले के अंदर बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा की बात करें, बैराज की पहाड़ियों से वहां से निकलेगी और अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, है ना, इसके अनेक उपनाम है, ये भी याद करो। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की कहते हैं कि अर्जुन ने तीर मार करके उत्पत्ति की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में चलती है? तोरावाटी शिखर का नीम का थाना तोरावाटी क्षेत्र, वहां से कांतली नदी का प्रभाव होता है। किसका होता है? कांतली नदी का प्रभाव होता है। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी शिखर। राजस्थान की कौन सी नदी को आप रुंडित नदी कहोगे? तो रुंडित नदी आपकी कौन सी होगी? बाणगंगा नदी होगी, अर्जुन की गंगा होगी, अनेक उपनाम है नदियों के। बहुत सारे डाटा है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आपको उस लफड़े में नहीं फंसना है, ठीक है। मैन पढ़ लीजिए फॉर के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो मैंने पढ़ाया है 2025 के पेपर वाली पीडीएफ में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। शुरुआती 200 प्रश्न हिस्ट्री कल्चर के और ज्योग्राफी के लेटेस्ट पीडीएफ आज आप टेलीग्राम पे देख लेना। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? तो कांतली है, मसूरदी है, लेकिन दिए गए में से यहाँ पर काली सिंध वगैरह दिए गए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 228 कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा, आंतरिक प्रवाह वाली सी ऑप्शन इसमें राइट है। कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा वगैरह ये है तो आपके मध्य भारत से बहती है। ताप्ती और नर्मदा है वो आपके मध्य भारत से। मध्य भारत की बात करें तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा उनके बीच में से बहती है नर्मदा विशेष रूप से। बाकी तो राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चंबल नदी पर बने हुए 4 बांध में से एक है वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर राजस्थान, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो आपके राणा प्रताप सागर, जो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ये चंबल के 4 बांध और उनके संदर्भ में वाटरफॉल वगैरह थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा क्या है। राजस्थान के किस जिले में जवई बांध स्थित है? जवई बांध की बात करें पाली और सही परियोजना, इसमें पानी की आवक को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो याद रखना इसमें। बंद बरेठा और मोती झील, अब आपके सिलेबस में क्या है कि अपवाह क्षेत्र भी है, नदियां भी हैं और इसके अलावा जल जो है, जल के अंदर आपके बंद बरेठा झील है, मोती झील की बात करें, बंद बरेठा थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। बंद बरेठा की बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है और मोती झील वगैरह ये सब भरतपुर, बंद बरेठा थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। जैत सागर का तालाब, अब मैं ये प्रश्न इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वो क्लियर हो जाए। नंबर 2 जाखम बांध परियोजना है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जाखम परियोजना आपके प्रतापगढ़ की होगी, जाखम परियोजना प्रतापगढ़। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका सही नहीं है दिए गए में? जिले बताई गई है सामने और जिले भी बताए गए हैं कि छापरवाड़ा झील जयपुर की है, ताल चापर चूरू की है, बालसमंद झील है वो आपके कहां की है? जयसमंद झील आपकी अभी तो सलूबर जिले में आती है, ठीक है, ये तो सलूबर जिले में आती है। बालसमंद की बात करें और इसके साथ साथ आपकी बात करें कायलाना की बात करें, ये दोनों की दोनों आपके कहां पर है? ये दोनों की दोनों आपके जोधपुर के अंदर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। छापरवाड़ा एक नई झील है इसलिए ये पूछा गया प्रश्न, इसको इंपोर्टेंट लगा लेते हैं कि छापरवाड़ा वाला वापस पूछा जाएगा तो थोड़ा उस टाइम में याद रखिएगा, ठीक है। चौथी बात है, आगे देखो, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? माना सागर झील आनाजी चौहान के द्वारा 1135 से 37 के बीच में। 1100 इससे संबंधित आपका एक रानीसर टाका है और रानीसर टाका है वो आपके कौन से स्थान पर स्थित है? रानीसर है वो आपका कहां पर है? जोधपुर के अंदर है ना। तुवर जी का झालरा भी एक प्रश्न आता है कई बार, तुवर जी का, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के अंदर प्राचीन जल संरक्षण की तकनीकें कौन कौन सी है? टाका है, खड़ीन है ना, ये अलग अलग चीजें आ जाती है। अच्छा, ये तलैये है ना, जोहड़े हैं शेखावाटी के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्षा जल संरक्षण की तकनीक है। जिस नदी पर आपका मेजा बांध बनाया गया है वो आपका कोठारी नदी है और ये भीलवाड़ा के अंदर कोठारी बांध, ये कोठारी मेजा बांध है वो आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य कौन सी नदी पर है? नौनेरा बांध, अब करंट अफेयर्स में भी आप इसको देखते हो, ठीक है। नौनेरा बांध है दिए गए में से कौन सी नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 240 पूरी राजस्थान। अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया तरीके से, शानदार। तो अच्छे प्रश्न, ज्योग्राफी बस थोड़ा नदियों के साथ जनसंख्या वगैरह परियोजना है और उसके साथ इसको समाप्त करेंगे, ठीक है, याद रखिए। काली सिंध, नौनेरा बांध, हाड़ौती क्षेत्र वहां पर, ठीक है। अगला देखो, बिशनपुर बांध का निर्माण है वो कौन से वर्ष में पूरा होता है? बिशनपुर टोंक, इसका निर्माण है वो कौन से साल में कंप्लीट होता है? ये पूछा है। अगला देखो, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर देखो, राजस्थान के अंदर 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की संभाविता कितनी है? ये अच्छा प्रश्न है, बताओ, ये अच्छा प्रश्न। मिलियन एकड़ फुट के अंदर राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की जो संभाविता है वो आपका 11.29 मिलियन एकड़ फुट में है। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से पश्चिमी राजस्थान की गंगा, मरुगंगा, पश्चिमी राजस्थान आईजीएनपी। भारत की कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? दिया गया ऑप्शन के अंदर भारत की सबसे लंबी नहर में से ये आपकी इंदिरा गांधी नहर योजना, आईजीएनपी, ठीक है। कंवर सेन इसके इंजीनियर। अब दिए गए ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है आपको। ज्योग्राफी के हिस्ट्री के मिलाकर टोटल 300 क्वेश्चन है, उसका पॉलिटी स्टार्ट होगी। राजस्थान पॉलिटी के और इंडिया पॉलिटी के मिलाकर के फिर से हम उसमें पढ़ेंगे लगभग 200 प्रश्न, ठीक है। संविधान और राजस्थान की पॉलिटी पीडीएफ आज रात को भेजूंगा, सारी पीडीएफ एक साथ ही। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान के बीच में, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब के बीच में। तो दिए गए ऑप्शन में आपका यहाँ पर सही सुनिए, मध्य प्रदेश के साथ में है, एमपी आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश आएगा। और व्यास परियोजना है वो राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। और गुजरात राजस्थान के अंदर माही बजाज सागर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माही बजाज सागर, आप माही नदी आप सबको पता है, अरब सागर आपका मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बाकी 3 अगर किसने बहुत कम दिन पहले अभी उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न वापस आएगा।
हाँ, इसमें हमें 100% बिजली मिलती है, बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर पूछे तो गुजरात राजस्थान करना, राणा प्रताप सागर राजस्थान एमपी। व्यास परियोजना में आपके राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब एक बार शेयर कर दो सारे साथी मिल करके, अपन लगा पेपर भेजूंगा स्टार्टिंग के 200 प्रश्न। निम्न में से कौन राजस्थान में एक वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत परंपरागत विधि है? देखो परंपरागत विधि के अंदर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने 12 घंटे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती 200 पेज 200 प्रश्न हिस्ट्री कल्चर के, 200 प्रश्न ज्योग्राफी के, तुम्हारे पैर में कांटा ही नहीं बनेगा। तुम 40 में से 40 सही। जोधपुर में क्या है कि ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव को एकत्रित करने वाली बावड़ियां, ऊंचाई पर कोई जलाशय है, झील के भूमिगत रिसाव है, उसको एकत्र करने वाली जो बावड़ियां हैं वो झालरे कहलाते हैं। और झालरे उनमें एक आपका तूर जी का झालरा बड़ा फेमस है जोधपुर का, ये आपको याद रखना एग्जाम में आता है ना। बहू जी का झालरा जिसे कहते हैं, बहू जी का झालरा रानी जी के द्वारा बनाया गया, तूर जी का झालरा, इस तरह से याद करो। अगला प्रश्न, ईस्टरडा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया? ईस्टरडा बांध है वो कौन से जिलों में बनाया गया है? ईस्टरडा परियोजना की आपके बारे में टोंक और सवाई माधोपुर। राजस्थान का मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तो भी टोंक नौहर की बात करें, एक ऑप्शन अलग होगा। नौहर की बात हो रही है, इसका मतलब हनुमानगढ़ तो आएगा उसके अंदर, तो सिद्धमुख नौहर परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहीं है? देखो ये तो दोनों भाई भाई हैं, और भाई का पड़ोसी ये भी है, चूरू भी पास में है। और राजस्थान का मैप पता नहीं है जिन बच्चों को, उनके लिए कह रहा हूं। तो बेटा देखो, एक तो गंगा आपके गंगानगर हनुमानगढ़ हो गए, 2 गुना के लिए 1 लाख बच्चों के रिजल्ट आएंगे। 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम आराम से डंके की चोट पे आएगा। लेकिन लास्ट में जो 50-54 हजार है उनमें सिलेक्शन लेना है, तो फिर एक और कैंडिडेट को हराना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहा हूं गलती मत करना, छोटे छोटे प्रश्न है। हाँ, जाखम परियोजना पूछ रहा है, सोमवाही जाखम जो है ना, जिनका संगम आपके नवाटाप डूंगरपुर बेड़ेश्वर धाम में होता है, तो उन्हीं नदियों की बात हुई मेवाड़ से वाली। जाखम परियोजना का राजस्थान के किन जिलों में, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? जाखम परियोजना ये आपकी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, आपकी विशेष रूप से उदयपुर चित्तौड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर, इसमें बाकी वाले जिले नहीं। ठीक है, उदयपुर चित्तौड़ ये प्रतापगढ़ विशेष रूप से जाखम बांध यहीं पर बना हुआ है। बात करें प्रतापगढ़ के अंदर आपका बना हुआ है जाखम बांध। और आज रात में खतरनाक दिमाग लगने वाला हूँ, ऐसे ऐसे आइडिया, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। आज रात को इतना खतरनाक दिमाग जलवा दिखा दूंगा, लास्ट के 12 घंटे वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक सरसरी नजर से देख, इसी वाला का भी कुछ कल्याण करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्लान। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? अच्छा प्रश्न है, 15.2% की है। 15.2 परियोजना। सीधा सा प्रश्न आएगा सिंचाई परियोजनाओं से, जाखम बांध कहां है, परवन सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? परवन नदी पर बनी हुई है, तो ये आपकी झालावाड़ के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सा पेपर में दे देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 254 के अंदर देखो, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बना हुआ बांध नहीं है? ये भी आ सकता है। गांधी सागर बांध है जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। जवाहर सागर आपका याद रखिए, लेकिन पौंग बांध नहीं है, और कोटा बैराज। तो इस प्रकार से 4 बांध है वो आपके चंबल पर बने हुए हैं, आप लोगों को याद रहने चाहिए। कंसेप्ट से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, इसके अंदर का कुछ नहीं पूछेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? इट इज फोर्थ ग्रेड ऑफिसर एग्जाम। हाँ, आगे देखो, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और इसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? देखो दिमाग लगाओ, रुक जाओ भाई, इधर देखो। टिप्पणी में हमारा समझना ये पेपर का हो गया। कह रहा है कि आपके राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है और मध्य प्रदेश का, तीनों का संयुक्त उद्गम आपका नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी परियोजना, इसमें गुजरात भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा और राजस्थान भी आएगा। चंबल है तो राजस्थान मध्य प्रदेश है, माही के अंदर गुजरात राजस्थान है। नर्मदा के अंदर 3 स्टेट आ जाते हैं, क्योंकि नर्मदा का जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से होते हुए विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होते हुए बंस घाटी से होते हुए अरब सागर में जाता है। तो कौन सी परियोजना किस जिले में है? राजस्थान का किन स्टेट के साथ में है? माही, चंबल आएंगे नहीं, लो कर लो बात, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, पिपलाद परियोजना। पिपलाद परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? सीधा सा प्रश्न है, रट लेना, रट लेना उल्टा। पिपलाद परियोजना अजमेर, पाली, जोधपुर। लिखा भाई सागवाड़ा ने आज पिपलाद परियोजना अजमेर, पाली, जोधपुर होगा, पिपलाद है वो आपके झालावाड़, परवन भी पिपलाद भी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। भीखा भाई सागवाड़ा नहर आजकल थोड़ा कम पूछा जाता है, 4-5 साल पहले थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा था। भीखा भाई सागवाड़ा नहर वो आपके डूंगरपुर के अंदर, और भीखा भाई सागवाड़ा विशेष रूप से याद करोगे डूंगरपुर के अंदर, भीखा भाई सागवाड़ा के नाम पर सागवाड़ा डूंगरपुर की तहसील है। क्वेश्चन नंबर 257, और दक्षिण राजस्थान है तो यहाँ पर आपके माही नदी कैसे उल्टे यू आकार की तरफ बहती है, उल्टे यू आकार की तरफ बहने वाली नदी आपकी माही नदी। ये माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? अब दिमाग थोड़ा खुला रखो, एकाग्रता रखो, प्रश्न आएगा एग्जाम में। भीखा भाई सागवाड़ा नहर है तो आपकी डूंगरपुर के अंदर, और माही नदी याद रहेगा इससे संबंधित प्रश्न। अगला देखो कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार है? वो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु दिखाता है। देखो कोपेन ने भी जलवायु वर्गीकरण जो दिया है, उसके अंदर कोपेन ने एक लास्ट वाला जो है ना BWHW दिया है, BWHW, BWHW, CWG। कह रहा है कि आपका 258 के अंदर कह रहा है शुष्क को, तो भाई शुष्क यानी का प्रश्न है। 5 मैंने प्रकार बता दिया, इधर वाला एंटी था, इधर वाली जो मिट्टी थी वो एंटी थी, इसके साथ में पैसिव वॉइस जोड़ के पढ़ते हो, साथ में आपको बता दें क्या एंटी है। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि तो सारे साथी मिलकर शेयर कर दो, बात माना करो मेरी। कोपेन और जलवायु वर्गीकरण, AW मतलब आर्द्र जलवायु है, डब्ल्यू कहते हैं दिमाग दौड़े। हाँ देखो BSHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, वह कौन सा? BSHW। तो BSHW में रेगिस्तान को हटा दो, गुरुजी बाड़मेर बॉर्डर वाला है, बीकानेर भी बॉर्डर वाला है, जैसलमेर भी था बॉर्डर वाला, लेकिन बॉर्डर से थोड़ा सा नजदीक वो है हमारा प्यारो जोधपुर। तो आंख बंद करके सही कर दो आंसर आपका जो। अच्छा क्या पूछ रहा है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूरी तरह से BSHW जलवायु प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो कौन सा जिला है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW पूरी तरह से ना, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा पूछ रहा है कि पूरी तरह से BSHW आएगा, BWHW भी नहीं है, तो यहाँ पर पूरी तरह से BSHW के अंदर आपका बाड़मेर आएगा। ठीक है, पूरी तरह के अंदर बाड़मेर आएगा, पूरी तरह में बाड़मेर। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लो, पूरी तरह में BSHW के अंदर बाड़मेर आएगा। वो इम्पोर्टेंट लगा था। देखो आना तो चाहिए मैप के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह रहे हैं कि जोधपुर होना चाहिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, आगे देखो, आना तो जोधपुर फिर आपका, तो आप बाड़मेर को ज्यादा सटीक मान रहे हो या जोधपुर को? जोधपुर भी है। आगे देखो पश्चिमी भाग, आप इस रेगिस्तानी क्षेत्र में देखिएगा जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग, जैसलमेर
से पश्चिम का कह रहा हूँ, बस पूर्वी होता तो थोड़ा सा डाउट होता है कि BSHW का है, BSHW का है या BWSW का है। तो ये थोड़ा अर्ध शुष्क की ओर है, ये पूरा शुष्क है, ये शुष्क है, ठीक है, ओके। हाँ, उसमें जोधपुर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, आपको पता है जनवरी फरवरी के आसपास मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती है तो वो मावठ की वर्षा कहलाती है और गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। तो भूमध्य सागरीय जो हवाएं आती है, ठंडी हवाएं, वो बारिश लेकर आती है। 261 का आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ज्यादा उलझना नहीं है, पेपर में अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, समय 10-10 मिनट उलझ गया तक। आगे देखो, वर्षा रेखाओं का मान, ये देखो सम वर्षा रेखाओं का मान यहाँ वो कम है। इस प्रकार से आप कहोगे दक्षिण पूर्व से आप उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे, ये डायरेक्शन जो है आपका साउथ वाली होगी और ये आपकी पूर्व वाली होगी। दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 263, आगे देखो, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की सम वर्षा रेखा द्वारा अलग किए जाते हैं। रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान ये किसके द्वारा अलग होते हैं? इन दोनों के बीच में ये जो अपना रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसके बीच में 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा ये जैसलमेर क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और ये 25 सेंटीमीटर की होगी, और 50 सेंटीमीटर की है तो मरुस्थल की सबसे पूरी सीमा बढ़ती है, वो 50 सेंटीमीटर होगी। 80 सेंटीमीटर पूछे तो भारतीय क्षेत्र में और दक्षिणी राजस्थान से होते हुए ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अगला देखो, और ये तो अभी पूछा था 40 सेंटीमीटर भी यही है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से जाती है। 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा भी पूछा है अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, ये 40 सेंटीमीटर भी पूछा है, इधर 40 हो जाएगी अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर, कौन सी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। जालोर, जालोर क्षेत्र से होते हुए आगे की ओर सीकर तक पूछा है अभी सेकंड ग्रेड में, 2 दिन पहले ही पूछा था 40 सेंटीमीटर। सर मेरा 19 तारीख को नवदीप कह रहा है सेकंड शिफ्ट में पेपर है, क्लियर हो गया, हो जाएगा क्या? अभी तो ये मेरे को व्हाट्सएप भी करेगा। तो बेटा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, 4.5 लाख बच्चे पूरे राजस्थान के अंदर, मेरे सारे भाई बहन वहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को पीडीएफ वहीं पे देता हूँ, आपको अलग करके कहा गया है, तो वहाँ जाओ। तो मैं सारी पीडीएफ होता भाई, इतनी अपने आप माइंड में 2 दिन 4 दिन और अपना है, धूल धूल चले, धूल भरी आंधी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 27 दिन तक लगभग 30 में से आपके गर्मियों के टाइम में प्री मानसून से पहले वहां पर बारिश होती है। फिर देखो सामान्यतः राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। देखो मानसून की अवधि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, मतलब जो जिसमें ज्यादा वर्षा हमें प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून, मतलब चौमासा जो है, आपसे पूछ सकते हैं चौमासा क्या है? चौमासा जब बारिश होती है, चौमासा अभी जाने वाला है, जा ही रहा है, चला गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये बारिश का मौसम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, खाना खा लिया तुम लोगों ने दोपहर का? अभी जस्ट ये 20 क्वेश्चन और है, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने मेरी तरफ से बस 2025 के जो पेपर शेयर 50 क्वेश्चन, मतलब कि बीच बीच में क्लास में यार वापस चला गया, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। इसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के और 10 प्रश्न पॉलिटी के, 80 नंबर 200 में से मैं वादा करता हूं कि मेरे हर बच्चे के 75 प्लस आएंगे, 75 प्लस आएंगे। उसके बाद आगे की करता हूं कि मेरे हर बच्चे के 75 मिलकर शेयर कर दो। ये 50 क्वेश्चन जो है वो आपका राजस्थान जीके के हैं, राजस्थान लाने हैं, मतलब लाने हैं, और हर बच्चा लेके आएगा, डंके की चोट पे लेके आएगा। कह दीजिए एग्जाम से कि पिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान में वो बाज नहीं। 75 नंबर 80 में से लाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, इंडिया पॉलिटी के तो सीधे सीधे प्रश्न अभी मैं बताऊंगा, वही अनसब्सक्राइब करके जा रहा है, ठीक। 50 में से 48 क्वेश्चन। हाउस द जोश, जोश कम तो नहीं हुआ ना? ओके, 5:30 और 6 बजे से था, तो मैंने कहा यार बड़ा आ चुका हूं, आज करूं मैं तुम्हारे लिए वर्षा जैसलमेर दिया वाली है, तो आप उदयपुर, नागौर, चित्तौड़ और दौसा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 268। आप देखोगे कि आपको डाउट लगेगा, जिंदगी में एक फॉर्मूला बताता हूं एग्जाम पास करने का, फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट थॉट। अगर चित्तौड़ है, दौसा है, उदयपुर है, तो वर्षा कैसे ज्यादा प्राप्त करेगा? तो नागौर पे ठोको लाइक, ठीक है, पेपर हल करो, उसमें इस बात का ध्यान रखना। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा? लो अब देखता हूं कौन कौन गलती करता है और कौन गलती नहीं करता है, सिर्फ 2 मिनट लेता हूं, सब आंसर से जाने चाहिए। जिला होगा तो आपका झालावाड़ होगा, और जिले की बात स्थान की बात होगी। आज अपन ने आज 95% 90% तो समझदार हो ना? साक्षरता, लिंगानुपात, स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 150 प्रश्न हिस्ट्री स्थान पर है वो आपका जालोर है, ठीक है, इसका 76 प्लस है और जालोर का बहुत कम 38 के आसपास। तो इस प्रकार से ये डाटा याद रखना, जालोर में सबसे कम और आपका कोटा में सबसे ज्यादा है। बस नॉर्मली पूछेंगे कि लिटरेसी सबसे ज्यादा कहां, कम कहां, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां, जिले का जनसंख्या का जो घनत्व है ना, कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, वो सेकंड स्थान पर है। देखो पहले सेकंड स्थान की बात है 200, क्वेश्चन नंबर 271 है, वो आपका सेकंड स्थान पर पूछा है, जयपुर है, उसके बाद में आपका भरतपुर है, 500 प्लस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, 500 प्लस वाले जिले जितने हैं, हाँ ये प्रश्न आते हैं, तो 500 प्लस में 2 है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलोवार क्रम आपको बताना है, तो जयपुर और भरतपुर का तो 500 प्लस है, ठीक है, जयपुर और भरतपुर का 500 प्लस है, तो 272 के अंदर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जयपुर भरतपुर फिर दौसा फिर अलवर, 500 प्लस में आपका 2 ही आएगा, जयपुर और भरतपुर का। अगला देखिएगा, कौन से जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो जैसलमेर में ये 17 पाया जाता है, जो सबसे कम है, यहाँ पर लोग दूर दूर रहते हैं, ढाणियां हैं, इस वजह से आप लोगों को आंकड़े जनगणना से संबंधित यहाँ पर आपसे दिए गए हैं, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 274 के अंदर। तो दिए गए में आपका सही सुमेलित है वो सिख वाला, सबसे कम दशक की वृद्धि दर सुमेलित किया गया है, सबसे कम दशक की वृद्धि दर, 10 साल की सबसे कम जो ग्रोथ रेट है वो आपसे पूछी जाइए, सबसे कम दशक की वृद्धि दर आपके कौन से जिले के अंदर देखने को मिलेगी? सबसे कम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिलों का युग्म कौन सा है? गंगानगर में सबसे कम है 10, और गंगानगर के बाद में आप दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे कम जिलों का युग्म, युग्म का मतलब है जोड़ा, तो सबसे कम आपका गंगानगर में है, उसके बाद आपका झुंझुनू आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 275 के अंदर सी ऑप्शन आ जाएगा। गंगानगर यहाँ भी है, लेकिन कह रहा है कि जो जोड़ा है इसमें कोटा पिछले 10 इनके सबसे कम बच्चे पैदा हुए,
कम पैदा होने के मामले की बात हो रही है। सरल भाषा में समझो, दस की वृद्धि दर कम का मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में समझो, सुखी रहोगे। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही जोड़ा कौन सा है? तो गंगानगर है और झुंझुनू आएगा। गंगानगर के साथ में झुंझुनू आएगा 276, तो झुंझुनू सेकंड नंबर पर, गंगानगर झुंझुनू फिर पाली आएगा। बीच में पाली पहले कैसे आ गया? तो 1 और 2 का पूछा था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम का चयन करना। अब तुम लखनऊ के लाडो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है, आरोही पूछते तो कम से ज्यादा होता है, अव का मतलब प्लस से लेकर के आप माइनस की ओर जा रहे हो, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हो। लिंगानुपात के मामले में आपका लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है वो कौन से जिलों का हो जाता है? लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है वो आपका बी ऑप्शन, पाली है, टोंक है, दौसा है और अलवर है। दिए गए जिलों में आपको ना तो सबसे आगे वाले दिए गए ना सबसे पीछे वाले, इस तरह से जो एक सीक्वेंस है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो ज्यादा से कम में पाली, टोंक, दौसा और अलवर। लिंगानुपात सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। अगला देखो, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 वर्ग जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, उसमें सबसे कम लिंगानुपात आपके कहां पर देखने को मिलता है? तो झुंझुनू जिले के अंदर सबसे कम लिंगानुपात दिए गए आपको मिलता है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सबसे बढ़ता हुआ क्रम, देखो प्रश्न को पढ़ो पहले ढंग से, समझ में आ रहा है क्या? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम कि सबसे कम जनसंख्या इसकी है, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर 279 के अंदर है शिरोई की सही बढ़ता हुआ क्रम है, दिए गए ऑप्शन में सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये आपका जैसलमेर की सबसे कम है ना, जैसलमेर की सबसे कम है, उसके बाद प्रतापगढ़ की, उसके बाद आपकी सिरोही की सबसे, इनमें सबसे ज्यादा दिए गए। तो ए ऑप्शन इसके अंदर 279 के अंदर ए ऑप्शन। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, अच्छा ग्रामीण अनुपात कितना है, नगरीय लिंगानुपात कितना है? पूछ रहा है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और नगरीय लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव के अंदर पुरुषों की संख्या के ऊपर प्रति हजार महिलाओं की संख्या कितनी है और नगरों में कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 280 के। तो गांव के अंदर जो लिंगानुपात है वो 933 है और शहरों के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो 914 है। तो 933 और 914 का कभी अगर अंतर पूछ लेंगे तो अंतर भी 16 और देखो कितना हो गया, उससे काउंट 16, 17, 18, 19, तो 19 का अंतर भी है। तो ये थोड़ा सा ये भी याद रखो कि इसमें क्या है, 19 का अंतर भी है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि गांव और शहरों के अंदर जो है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो आपका लिंग अनुपात कहलाता है। तो ये 933 तो गांव में वो भी ज्यादा है और शहरों में ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि लोग थोड़ा सा बच्चों के जन्म को प्रोत्साहन कम देते हैं। हाँ, अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है? ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली के अंदर गांव के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात मतलब ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गांव के अंदर पूरे राजस्थान में पाली में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो कि 1000 प्लस है। आगे देखो, 2001 से 2011 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिलों का क्रम क्या है? कि मतलब सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के मामले में 3 जिले कौन से हैं दिए गए में? क्वेश्चन नंबर 282। तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने में ये जिला आगे रहा है बाड़मेर की जो ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में रही है वो 32% रही है और गंगानगर की 10% रही है। गंगानगर वालों का उल्टा काम करते हैं बाड़मेर वाले, ठीक है। तो उल्टा काम का मतलब ये हुआ जनसंख्या के अंदर ये कम बच्चा पैदा करने में और वो ज्यादा बच्चा पैदा करने में, मतलब समझा करो चीज कहने की मतलब ये है ना, गंगानगर कम बाड़मेर ज्यादा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर समझ गए ना, 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पैदा हुई, ग्रोथ रेट, कि कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कहता है हम दो हमारे एक, तो बाड़मेर वाले कहते हैं क्रिकेट की टीम होनी चाहिए और गंगानगर वाले कहते हैं हम दो हमारे एक। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर बाड़मेर वालों के पास ये क्रिकेट की टीम, ऐसा समझो कि ग्रोथ रेट ज्यादा है 32 की। और हम बात करें तो गंगानगर वालों के पास तो कम है कि भाई साहब दूध नाव पूतो बोलो गंगा नाव। तो थोड़ा दिमाग बिठाया करो इस चीज को, बैठा दोगे दिमाग में, हाँ बड़ी चौकी बात आई बात समझ। हंसो मत, सीरियस हो गया ना तो तुम सब लोग गायब हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि आपको बताना पड़ेगा। गंगानगर वाले के बाद झुंझुनू पाली कौन से जिले में बताओ? नींद की कमी होगी तो फिर दिमाग तो तुम लोग अगले 4-5 दिन वाले जिलों का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है। अब देखो इस तरफ से इसमें क्या है कि ये कहा है कि जैसलमेर की कम है और फिर प्रतापगढ़ की ज्यादा, ऐसे कह सकते हो आप। और यहाँ ये भी कह सकते हो कि आपका हालांकि प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पे आएगा इसलिए ये सही है, ठीक है ना, छोड़ो आगे आ जाओ। अब इस प्रश्न में आप देखो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें है? शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा आपके कोटा के अंदर है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा के अंदर। तो ग्रोथ रेट वाला भूलोगे तो नहीं कभी, हाँ याद करो ऐसे। परिवहन आपके सिलेबस में, ये परिवहन ये तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? नेशनल हाईवेज के अंदर राजस्थान पूछ रहा है आपका, नेशनल हाईवे के अंदर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। आपसे सड़क घनत्व जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान का वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है, बता दो, कमेंट कर लो फटाफट। 6 पारी में से 4 पारी में पूछा जाएगा, बढ़िया प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 है, राजस्थान के कौन से जिले से होकर के निकलता है? तो ये आपके पूर्वोत्तर सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का जो धौलपुर है वहां से नेशनल हाईवे आपका 44, याद रखिएगा। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? पर्यटन की विपणन की बता दो हमारे देश विपणन जो है, पर्यटन की टैगलाइन पूछा, सीधा सीधा प्रश्न है कि पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है? अच्छा 92.66 बता दिया था। 92.66 का मतलब क्या वो बताओ पहले, प्रति 100 क्या पर्यटन और परिवहन सिलेबस में पूरा बताओ। पधारो हमारे देश है वो पर्यटन का वर्तमान में लोगो है, स्लोगन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। किलोमीटर सड़कें प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर, वो याद रखना, इसमें लिख लेता हूँ 92 पॉइंट स्क्वायर। तो एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कि भाई ये जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपकी सड़कें कितनी है? 92 किलोमीटर है, 92.66 किलोमीटर है। ये भी 100, ये भी 100, 100, 100, 100। आई बात समझ में? और सड़क घनत्व थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध प्रश्न उठान पूछ ले। अरे अभी तो रुको, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, कल खतरनाक, ठीक है, ताकि कल क्वेश्चन दे सको। पता हमारा देश हो गया। क्वेश्चन नंबर 287 क्या है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान के अंदर 1956 में हुई। और उद्योग का दर्जा पर्यटन को कब मिलता है बताओ? राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कौन से साल में आती है? तो पहली पर्यटन नीति है राजस्थान के अंदर 2001 ईस्वी के अंदर आती है।
वागड़ जो 10 प्लस आपके पेल्टन सर्किट है उनकी बात कर रहे हैं, तो वागड़ सर्किट की बात हो रही है। वागड़ सर्किट के अंदर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल है। वागड़ सर्किट के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल है। गोडवाड़ पर्यटन बेसिन की बात करें, उसमें कौन से स्थलों को शामिल किया गया है? गोडवाड़ के अंदर आपका कौन सा पर्यटन सर्किट जो अलग-अलग है, याद रखिएगा। 1999 मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो गोडवाड़ के अंदर सारे के सारे जिले आएंगे, जहां पर आपका जालोर भी है, पाली भी है, सिरोही भी है, बाड़मेर भी है। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट आपका ये वाला। तो ये एक्सपोर्ट कर देता हूं, इसका नाम पीडीएफ 1 रख लेता हूं, ठीक है। फिर 300 और लगाऊंगा, फिर 300 और लगाऊंगा, फिर 300 और लगाऊंगा, और 1000 पन्नों की पीडीएफ कोई टीचर नहीं देता है, ध्यान रखना इस बात को। लो जी, 300 प्रश्न कंप्लीट होते हैं आपके हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के, ठीक है। अब बाद में तो कब क्लास डिलीट हो जाए, कब चली जाए, क्या फाउंडेशन लग जाए, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए देख लो और सुखी हो जाओ। बस सेव है तब तक मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ में है। और ठीक है, ये होगे सीधा टेलीग्राम तक कमाओ। अब मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, शेरनी का दूध थोड़ी पेपर नहीं लेके आना है, पेपर वहीं जमा है। सब इंस्पेक्टर नंबर है और पढ़ा था सिर्फ 5 पेज की आपदा प्रबंधन की पीठ क्या था। प्रधानमंत्री वहां का हेड है, स्टेट में सीएम होता है, जिला स्तर पर डीएम होता है। इनमें से एक प्रश्न आएगा, एक बात ना हो तो मैंने व्हाट्सएप पर याद दिला दिया बेटा। अब स्टार्ट करें पॉलिटी। तो ले मां सरस्वती का नाम, माता की आज्ञा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 ये स्टार्ट हो रही है इंडिया की पॉलिटी। पहले हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे। 1 मिनट के बैठ जाओ सभी, चलो। सब इंस्पेक्टर की तैयारी 7 दिनों में, 7 महीनों 2 में वर्ष 11 बेटा माह मैंने तो करा 140 दिन में क्यों नहीं निकल सकता? माइंड में 1950 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें तो क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। ये नवंबर के महीने में अंगीकृत किया गया। गलती कर दी ना, सारे के सारे डी बता रहे। अंगीकृत, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। मदन संयोग को ऐसे क्वेश्चन थोड़ी लाते, सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ये तो संविधान बनकर तैयार हुआ, थोड़ा ध्यान देना। 10 में से 10 सही करना पॉलिटी में। संविधान बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो गलती मत करना ऐसे, ठीक है। वैसे सीटें खूब है, तो छोटी-छोटी इसलिए मिस्टेक्स 2-4 तो माफ की जा सकती है, लेकिन 20-25 माफ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष नवंबर के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, अंकित कर दिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था। लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने और ऐड करो, तो 11 के अंदर 2 जोड़ो, एक 12वां महीना भी पूरा हो गया और पहला महीना उसके भी 16 दिन पूरे हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो करो शेयर करो फटाफट, सारे साथियों को बुला के लेके आ जाओ। तो ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 जब 244 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 24 जनवरी को। तो ऐसे गलती मत करना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक के दिन आपके यहाँ पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के ऊपर। और संविधान सभा ही जो भारत की संसद बनी थी बाद में, आगे जाकर के क्या बनती है, भारत की संसद बनती है। निम्न में से कौन है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। संविधान सभा की बात करें, जो सीटों की संख्या 389 थी वो 299 रह गई थी। वो आपके, हम बात करें पार्टीशन के बाद में, तो जिन्ना चला गया पाकिस्तान अपने मेंबर्स को लेके, तो भाई जा ठीक है। इस वजह से सीटों की संख्या वो कम रह गई थी, और हम बात करें जिन्ना उसमें शामिल नहीं था। अगला देखिएगा, भारत का वर्तमान संविधान है वो आपका कब लागू हो गया? देखो, जनता को कब दिया गया, तब ये आपको एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था, जनता को कब दिया। ये भी एक प्रश्न पूछा, बड़े एग्जाम में पूछा था, हालांकि तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा, तब वो 26 नवंबर ही आएगा जनता को। तो ये थोड़ा सा क्या है, कई बार समझने की बात है। पहली बैठक पर 207 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, और पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत है, और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति और इसके साथ साथ आपके अल्पसंख्यक समिति के जो हेड है, उसके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? ये थे, ये संचालन समिति के हेड थे। अब ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, पूछा था। तो पटेल जी हैं, तो प्रांत है, अल्पसंख्यक। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंदर हुआ करते थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति के, और प्रारूप समिति के जो 7 सदस्यों की बात हुई 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947, क्योंकि 1946 की हम बात करें, का गठन किया गया था, और उसके जो हेड थे वो भीमराव जी अंबेडकर थे। आपके 6 पारियों में से 4 पारी में ये प्रश्न आएगा, प्रारूप समिति के हेड कौन थे? या तो सरदार पटेल का पूछेंगे, नेहरू का पूछेंगे, या आपके भीमराव जी का पूछेंगे। तीनों के याद रखने, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। हेड कौन थे? कैबिनेट समिति की सिफारिश पर, कैबिनेट समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी हर पारी में पूछा जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के, नए प्रश्न बोर्ड लाएगा कहां से? संविधान दे दिया, लाएगा कहां से बताओ? इससे ज्यादा क्वेश्चन हर पारी में पूछ। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक पूछ रहा है अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपके 11 दिसंबर को बने थे। पूछ रहे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वो भी थे, भले अस्थायी थे। तो ये बात है, सच्चिदानंद को चुन लिया गया था। दिमाग में बात बैठ रही है सीधी सी? प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लेना। भारतीय संविधान नवंबर 26 तो समय दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 26 नवंबर है 1949। हालांकि ये सीधे टाइप के प्रश्न है, लेकिन 55,000 जब सीटें होती है ना, तो ऐसे ही पेपर आते हैं। मेरी बहनें जो घर बैठे पढ़ रही है गृहस्थी के जंजाल में, लेकिन माता पिता ने पढ़ाया, वो कामयाब होना चाहती है। कई भाई ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए पैदा हो रही है, कई वर्षों बाद में पढ़ने की, और उनके अंदर एक लगन पैदा हुई है कि सर हमें उस मुकाम तक ले जाएंगे। और जिन्होंने पहले लंबे समय तक पढ़ा, उनका भी स्वागत है, वो 150 से सिलेक्ट हो, बाकी वाले 130, 115, 120 में सिलेक्ट होंगे। तो सबका स्वागत है, आ जाओ सिलेक्शन ले लो। हाँ, ये बात गलत है सबको। आवाज आ रही है वीडियो में? सारी इन्वर्टर वगैरह सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ओके है? ओके है वॉइस? आगे बढ़े, ठीक है।
तो भीमराव जी अम्बेडकर का निर्वाचन है वो बम्बई। एक प्रश्न ये आता है प्रति 10 लाख पर इनका निर्वाचन है वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था, और वो भी आपका अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रति 10 लाख पर एक का हुआ था, ठीक है। और ये सीधे सीधे प्रश्न क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है ना उसके अध्यक्ष कौन है, इंपोर्टेंट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300 डॉक्टर राजेंद्र बाबू, एक बार मैं भी देख लेता हूं वॉइस क्या वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस सही तो आ रही है भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगा, कौन है वो कमेंट कर लो। पूरी रात संविधान के 5 में से 5 प्रश्न मिला के जाऊंगा अभी अगले आधे घंटे के अंदर, देखो तुम